श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2025 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं, जो समाचार और डेवलपमेंट्स हुए, उन पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास इसके लिए एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट्स की सामग्री है और ये सामग्री, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी जैसी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। हमारा इरादा यही है कि इस सामग्री से जो सबसे अहम जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं, खासकर वो बातें जो भारत के विकास की दिशा, पॉलिसी में बदलाव और दुनिया में उसकी स्थिति को समझने में मदद करें। और हाँ, ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और क्यों ना शुरुआत करें अंतरिक्ष में भारत की जो नई उड़ान है उससे। हाँ बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक महीने की घटनाएं भी देश के जो बड़े रणनीतिक लक्ष्य हैं या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे जुड़ जाती हैं। खासकर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से सोचते हैं ना, तो इन घटनाओं का संदर्भ, उनका महत्व, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता। बिल्कुल। तो पहली बड़ी खबर, इसरो का 100वां मिशन। 2024 का अंत तो पीएसएलवी C60 की सफलता के साथ हुआ था। उसके ठीक बाद इसरो ने जनवरी में GSLV Mk2 रॉकेट से अपने 100वें मिशन GSLV F15 NVS-02 की घोषणा की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक मील का पत्थर है ना? सही कहा। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत की अपनी जो नेविगेशन प्रणाली है NIVIC, मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, उसको और मजबूत करेगा। NVS-02 जो है ये दूसरी पीढ़ी का नाविक सैटेलाइट है। इसमें L1, L5 और S बैंड के पेलोड हैं। बेहतर सटीकता के लिए रुबिडियम परमाणु घड़ी भी है, और हाँ, एडवांस एन्क्रिप्शन जैसी खूबियां भी हैं। अच्छा, और ये नाविक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सिर्फ लोकेशन बताने से ज्यादा कुछ है इसमें? हाँ, बहुत कुछ। देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सेना को सटीक ऑपरेशंस में मदद मिलती है। फिर नागरिक क्षेत्रों में भी इसके अनगिनत उपयोग हैं, जैसे कृषि है, परिवहन है, आपदा प्रबंधन है, और सबसे बड़ी बात, ये GPS, GLNS जैसी जो विदेशी प्रणालियां हैं, उन पर हमारी निर्भरता कम करता है। और अच्छी बात यह है कि नाविक इन दूसरी प्रणालियों के साथ मिलकर भी काम कर सकता है, इंटरऑपरेबल है, तो इससे इसकी ग्लोबल उपयोगिता भी बढ़ती है। और हाँ, BPSC जैसी परीक्षाओं में नाविक की जो तकनीकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं, इन पर सवाल अक्सर बनते हैं। हाँ, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम लगता है। अच्छा, इसी तर्ज पर रक्षा क्षेत्र में DRDO ने भी नाग मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाँ, पोखरण रेंज में हुए ये परीक्षण महत्वपूर्ण थे। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ, मतलब फायर एंड फॉरगेट किस्म की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि ये आधुनिक टैंकों पर जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA लगा होता है ना, उसको भी भेज सकती है। इसे नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर के संस्करण 2 वाहन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। दागो और भूल जाओ का मतलब हुआ कि लॉन्च के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है, हमें गाइड नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। इससे जो लॉन्च करने वाला सैनिक है या वाहन है, उसको तुरंत वहां से हटकर सुरक्षित स्थिति में जाने का मौका मिल जाता है। ये भारत की रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल का एक और बेहतरीन उदाहरण है। स्वदेशी रक्षा तकनीक, खासकर मिसाइल प्रणालियां, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो उनकी पीढ़ी हो, रेंज हो या कोई खास बात। और तकनीक की बात चल ही रही है तो एक और जबरदस्त उपलब्धि हुई है, स्क्रैमजेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण। ये तो सुनने में ही भविष्य की तकनीक लगती है। ये भविष्य की तकनीक है जो अब वर्तमान बन रही है। DRDO का स्क्रैमजेट कंबस्टर का 120 सेकंड तक सफल परीक्षण, ये हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है? ये हवा से ही ऑक्सीजन लेकर मच 5, मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा रफ्तार पर बहुत कुशलता से ईंधन चला सकता है। 120 सेकंड का परीक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, इतनी देर तक इंजन का स्थिर चलना ये साबित करता है कि तकनीक भरोसेमंद है, वायबल है। इसमें भारत में ही विकसित एंडोथर्मिक ईंधन और बहुत ज्यादा गर्मी सहने वाली थर्मल बैरियर कोटिंग TBC जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। ये सफलता भारत को हाइपरसोनिक तकनीक वाले जो गिने चुने देश हैं, उस समूह में मजबूती से स्थापित करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में हाइपरसोनिक तकनीक एक हॉट टॉपिक है, समझिए।
अच्छा, रक्षा और अंतरिक्ष से थोड़ा हटकर देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक अहम खबर है, क्यूटेमी का लॉन्च। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी बताई जा रही है। हाँ, कार्टियम ये वयस्क बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा BNHL जिसे कहते हैं, उसके इलाज के लिए है। ये इम्यूनोथेरेपी का एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी रूप है। इसमें होता क्या है कि मरीज की अपनी ही टी कोशिकाएं, जो एक तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, उनको लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को खास तौर पर पहचान कर खत्म कर सकें। अरे वाह, मतलब शरीर की अपनी ही सेना को कैंसर से लड़ने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करना। बिल्कुल सही समझा आपने। आइमेजीन नाम का एक ट्रायल हुआ था, उसमें इसकी 83.3% की ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट देखी गई, जो काफी प्रभावशाली है। भारत में सोचिए हर साल लगभग 1.2 लाख नए रक्त कैंसर के मामले आते हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही एडवांस्ड और पर्सनलाइज्ड उपचार का विकल्प है। ये बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य में इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और एक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी खबर है, आईआईटी मद्रास ने थायूर में एशिया के सबसे बड़े शैलो वेव बेसिन का उद्घाटन किया है। इसका क्या उपयोग होगा? इसे NTCPWC मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र, बंदरगाह, जलमार्ग और तट ने विकसित किया है। ये बेसिन तटीय और बंदरगाह इंजीनियरिंग में रिसर्च को बहुत बढ़ावा देगा। इसमें तरंगों का व्यवहार कैसा होता है, तटीय ढांचों पर उनका क्या असर पड़ता है, ऑफशोर इंजीनियरिंग जैसे तेल रिग या पवन चक्कियां समुद्र में लगती हैं, हाँ। और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ने जैसे प्रभावों का अध्ययन किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि इसके ज्यादातर हिस्से भारत में ही बने हैं, तो विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हुई है। ये मेक इन इंडिया और R&D का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए, ये तो साइंस और टेक की बातें हुई। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं की ओर रुख करते हैं। एक खबर थी कि विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी। ये योजना किस बारे में, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये योजना मूल रूप से प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स से जुड़े जो विवाद थे उनको निपटाने के लिए लाई गई थी। मकसद ये था कि टैक्स पेयर और सरकार के बीच जो पुराने लंबित मामले हैं उनको आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए। टैक्स पेयर जो विवादित टैक्स है उसका एक हिस्सा चुकाकर लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई से बच सकते थे। समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई ताकि टैक्स पेयर्स को अपने बकाये का ठीक से आकलन करने और फिर पैसे का इंतजाम करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। अच्छा, क्या ऐसी योजनाएं सफल होती हैं? क्या इनसे टैक्स कंप्लायंस मतलब कर अनुपालन बढ़ता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसी योजनाओं का उद्देश्य तो यही होता है कि मुकदमेबाजी कम हो और सरकार को जो फंसा हुआ रेवेन्यू है वो मिल जाए। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने टैक्स पेयर इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कर सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम है, और इन विषयों पर परीक्षाओं में अक्सर सवाल आते हैं। इसी तरह स्टील सेक्टर के लिए भी एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मतलब PLI योजना शुरू की गई है। हाँ, 6 जनवरी 2025 को PLI 1.1 लॉन्च की गई। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में विशेष प्रकार के स्टील, स्पेशलिटी स्टील जिसे कहते हैं, उसका उत्पादन बढ़ाना है और इसके आयात पर निर्भरता कम करनी है। इससे पहले जो PLI योजना थी स्टील के लिए, उसने करीब 27,106 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया था। अच्छा खासा निवेश। तो नई योजना PLI 1.1 में कुछ और विशेष उत्पादों को शामिल किया गया है ताकि ज्यादा कंपनियां इसमें भाग ले सकें। इसका कुल बजट 6,322 करोड़ रखा गया है। तो ये मूलतः मेक इन इंडिया को स्टील सेक्टर में बढ़ावा देने का एक तरीका हुआ। PLI योजनाएं भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है उसे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की रणनीति का अहम हिस्सा है। BPSC UPSC के अर्थव्यवस्था खंड में ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। खासकर उनके उद्देश्य क्या हैं, उनका दायरा क्या है और उनका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। अब एक बड़ी सामाजिक योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG। इसमें क्या नया अपडेट था जनवरी में? PMAYG जो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी, उसका लक्ष्य तो है मार्च 2029 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाला पक्का घर देना। जनवरी तक की जो जानकारी थी उसके अनुसार 3.33 करोड़ घरों का जो मूल लक्ष्य था उसमें से करीब 2.69 करोड़ घर बन चुके थे। एक नए चरण में वित्त वर्ष 2024-29 के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। 2 करोड़ और? हाँ, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है
और योजना की निगरानी के लिए आवास प्लस 2024 ऐप जैसे तकनीकी साधनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। 2 करोड़ अतिरिक्त घर, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चुनौतियां भी हैं, मतलब जमीनी स्तर पर? निश्चित रूप से चुनौतियां तो रहती हैं। जैसे जमीन की उपलब्धता कई जगह एक मुद्दा होता है, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, और लाभार्थियों तक समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना, यह सब हमेशा चुनौतियां रहती हैं। लेकिन यह योजना ग्रामीण भारत में जीवन स्तर सुधारने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत परीक्षा के लिए तो यह बहुत प्रासंगिक है ही। और एक और महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी हुई। हाँ, ये योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। जनवरी 2025 में जो नई गाइडलाइंस आई, उनमें 2 मॉडल प्रमुख हैं। एक है RESCO मॉडल। इसमें कोई तीसरी पार्टी, मतलब निवेशक, सिस्टम लगाती है और घर का मालिक उनसे बिजली खरीदता है। अच्छा। और दूसरा है यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन ULA मॉडल। इसमें जो बिजली वितरण कंपनी है, वो बड़े पैमाने पर इसे बढ़ावा देती है। इसमें 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी और सस्ते लोन का भी प्रावधान है। ये तो घर मालिकों के लिए फायदेमंद लगता है, बिजली का बिल कम होगा। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये भारत के जो नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करेगा। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 WESP रिपोर्ट जो आती है, उसने भारत के बारे में क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट है। इसने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके पीछे मुख्य कारण बताए गए निजी खपत, मतलब लोगों का खर्च बढ़ रहा है, निवेश में वृद्धि हो रही है, और सरकार जो बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे मानसून से कृषि को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? कोई जोखिम या चिंता नहीं जताई रिपोर्ट ने? हाँ, चेताया भी है। रिपोर्ट ने कहा है कि भू राजनीतिक तनाव, जैसे कहीं युद्ध चल रहा है या व्यापारिक झगड़े हैं, और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां, ये जोखिम बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग और आर्थिक अनुमान ये अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब नीति और शासन, मतलब पॉलिसी एंड गवर्नेंस पर आते हैं। शिक्षा में नो डिटेंशन नीति में कुछ बदलाव हुआ है। ये क्या है और क्यों बदला गया? हाँ, देखिए, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत पहले क्या था कि कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था। इसे ही नो डिटेंशन नीति कहते थे। इसका मकसद था बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम करना। लेकिन कई स्टडीज में यह पाया गया कि इससे बच्चों के सीखने का स्तर, लर्निंग आउटकम्स, वो गिर रहे थे। इसलिए अधिनियम में संशोधन करके स्कूलों को अब कक्षा 5 और 8 की जो वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें फेल होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दी गई है। लेकिन क्या इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का खतरा नहीं है? बच्चे स्कूल ही छोड़ दें? ये एक जायज चिंता है, और इसीलिए प्रावधान ये भी है कि जो छात्र फेल होंगे उन्हें 2 महीने अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा, फिर उनकी दोबारा परीक्षा होगी, उसके बाद ही उन्हें रोका जा सकता है अगर वे फिर से फेल होते हैं। अब जोर नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की जवाबदेही पर है। शिक्षा नीति में बदलाव हमेशा से ही परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी संशोधन हुए हैं। ये काफी विवादित भी रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 40 साल से भी ज्यादा समय बाद इस कानून में बदलाव किया गया है। संशोधित अधिनियम की जो एप्लीकेबिलिटी है, वो अब मुख्य रूप से नोटिफाइड फॉरेस्ट्स और सरकारी रिकॉर्ड में जो वन भूमि दर्ज है, वहीं तक सीमित कर दी गई है। निजी जमीन पर लगे पेड़ या बागान, उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि जो वन अवर्गीकृत हैं, अनक्लासिफाइड हैं, वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चिंता किस बात को लेकर है? क्यों विवाद हुआ था? मुख्य चिंता यह है कि जो रणनीतिक परियोजनाएं हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, उनके लिए वन भूमि के उपयोग को तेज करने, फास्ट ट्रैक करने का प्रावधान है। कुछ राज्यों और पर्यावरणविदों को डर है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, विकास के नाम पर वनों का नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वृक्षारोपण और प्रतिपूरक वनीकरण, मतलब कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण कानून और विकास बनाम संरक्षण की जो बहस है, ये सिविल सेवा परीक्षाओं का एक स्थायी विषय है।
एक और संवेदनशील मुद्दा अरुणाचल प्रदेश से है। वहां 1978 के धार्मिक रूपांतरण अधिनियम को पुनर्जीवित किया जा रहा है। हाँ, ये कानून जबरदस्ती, लालच देकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाता है। इसे मूल रूप से राज्य की जो स्वदेशी जनजातीय आस्थाएं हैं, उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत किसी भी धर्म परिवर्तन की सूचना डिप्टी कमिश्नर को देना अनिवार्य है। अतीत में ईसाई समूहों ने इसका विरोध किया था। अब सरकार इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम बना रही है। ये मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और राज्य के हस्तक्षेप जैसे संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ा है। थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच जो विज्ञान समझौता था, उसका नवीनीकरण हुआ, पर कुछ नई शर्तों के साथ। हाँ, ये समझौता 45 सालों से चल रहा था। नवीनीकरण तो हुआ, लेकिन इसमें अब रिसर्च, सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सख्ती बरती गई है। सहयोग के विषय सीमित कर दिए गए हैं और विवाद सुलझाने का एक तंत्र भी जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका चीन की जो बढ़ती वैज्ञानिक ताकत है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी को लेकर वो चिंतित है। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलती डायनामिक्स और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात चली है तो इंडोनेशिया अब आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इंडोनेशिया के आने से ब्रिक्स समूह, जिसमें पहले से ही ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, सऊदी अरब जैसे नए सदस्य शामिल हो चुके हैं, वो और मजबूत हुआ है। अब ये समूह दुनिया की करीब 45% आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 28% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का विस्तार क्यों हो रहा है लगातार? इसका मकसद क्या है? देखिए, ब्रिक्स का लक्ष्य है विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करना। जो पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थान हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, उन पर निर्भरता कम करना और एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। इंडोनेशिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का जुड़ना इस लक्ष्य को और बल देता है। ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूह परीक्षाओं के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके सदस्य, उद्देश्य, हालिया बैठकें, ये सब पता होना चाहिए। भारत के अपने डायस्पोरा से जुड़ने का एक प्रमुख मंच प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। हाँ, 8 से 10 जनवरी तक। ये 18वां संस्करण था और इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें 50 से ज्यादा देशों से लोग आए और 27 प्रतिष्ठित अप्रवासी भारतीयों NRIs, PIOs को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। ये आयोजन भारत के लिए अपने विशाल डायस्पोरा के साथ संबंध मजबूत करने, उनके अनुभव का लाभ उठाने और उनके योगदान को सराहने का एक जरिया है। भारत और सऊदी अरब के बीच हज समझौता 2025 भी संपन्न हुआ। हाँ, ये एक वार्षिक समझौता होता है। इसके तहत 2025 में हज यात्रा के लिए भारत का कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का तय किया गया है। इसमें से कुछ कोटा हज कमिटी ऑफ इंडिया HCOI के माध्यम से जाता है और कुछ निजी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स HGOS के माध्यम से आवंटित किया जाता है। इसका उद्देश्य हज यात्रा को सुगम बनाना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर करना है। और एक बड़ी खबर अमेरिका से आई थी, जहां OECD के वैश्विक कर समझौते से हटने का फैसला किया गया। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये थोड़ा जटिल है पर महत्वपूर्ण है। ये फैसला पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश के जरिए लिया गया। इसमें आर्थिक संप्रभुता की चिंताओं का हवाला दिया गया। OECD का ये समझौता था क्या? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs द्वारा टैक्स चोरी रोकने के लिए लगभग 140 देशों के बीच बनी एक सहमति थी। इसके 2 स्तंभ थे, 2 पिलर। पिलर 1 जो कंपनियों के मुनाफे को उन देशों में बांटने की बात करता है जहां वे असल में व्यापार करते हैं, भले ही उनका हेडक्वार्टर कहीं और हो। तो पिलर 2 जो 15% का एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की बात करता है। तो अमेरिका के हटने से क्या होगा अब? इससे इस वैश्विक समझौते के भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ये मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक झटका है और जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उन जैसी MNCs पर टैक्स लगाने के जो वैश्विक प्रयास चल रहे थे, उनमें अनिश्चितता पैदा करता है। भारत जैसे देश जो डिजिटल टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी इसके मायने हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रणाली में एक बड़ी उथल-पुथल है। समझ गई। चलिए अब कुछ राज्यों की खबरों और अन्य विविध घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। ओडिशा ने आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। हाँ, ये एक अच्छी पहल है।
इसके तहत कक्षा 9 और 11 में एडमिशन लेने वाले जो अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्र हैं, उनको स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए, ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। ये आदिवासी युवाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता सेनानी माधो सिंह को श्रद्धांजलि देने का भी एक तरीका है। राज्यों की विशिष्ट योजनाएं खासकर कमजोर वर्गों के लिए बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। झारखंड ने भी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी। हाँ, ये योजना अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। पहले इसमें 18 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। जनवरी 2025 में लगभग 57 लाख महिलाओं को बकाया राशि के साथ भुगतान भी किया गया। इसका सीधा उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश ने स्वर्णांध्र विजन 2047 पेश किया है। नाम से तो काफी महत्वाकांक्षी लग रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ये रोडमैप पेश किया है। लक्ष्य है 2047 तक आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाना। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, जल सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस है। खास बात है P4 मॉडल पर जोर, यानी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ये राज्य स्तरीय दीर्घकालिक विकास योजनाओं का एक अच्छा उदाहरण है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में जी मोरहा सुरंग का उद्घाटन हुआ। हाँ, ये 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये सोनामर्ग और गगनीर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी। इससे न सिर्फ यात्रा का समय घटेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही लद्दाख क्षेत्र से संपर्क बनाए रखने के लिए इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में परीक्षा की दृष्टि से हमेशा अहम रहता है। और कुछ खबरें संक्षेप में थीं, जैसे तमिलनाडु में साल का पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम हुआ। हाँ, ओडिशा सरकार ने राज्य की खो-खो टीम को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया। अच्छा। असम में स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू हुआ। मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय ने गान नगाई उत्सव मनाया। हाँ, सांस्कृतिक। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की और ऐसा करने वाला वो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बना। ये बड़ी खबर थी। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक दुखद भगदड़ हुई, जिसकी जांच के लिए आयोग गठित किया गया। हाँ, ये विविध घटनाएं भी जनवरी के महीने की तस्वीर पूरी करती हैं। जैसे आपने कहा, उत्तराखंड का यूसीसी लागू करना एक बहुत बड़ा नीतिगत कदम है, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हो सकते हैं। इसी तरह गुणोत्सव जैसी पहल शिक्षा की गुणवत्ता पर राज्य सरकारों के फोकस को दिखाती है। ये छोटी लगने वाली खबरें भी कभी कभी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासकर राज्य विशिष्ट परीक्षाओं में या फिर किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा होने पर। तो इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो जनवरी 2025 से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? भारत किस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है? तस्वीर काफी गतिशील है, डायनामिक है। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, रक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिर बुनियादी ढांचे में जैसे सुरंग, बेसिन और घरेलू विनिर्माण में जैसे PLI स्कीम, इन सब में तेज गति देखते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण पर भी फोकस है। आवास योजना, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी छात्रों के लिए योजनाएं। वैश्विक मंच पर भारत सक्रिय है, ब्रिक्स में, हज समझौते में, अपनी डायस्पोरा के साथ। लेकिन साथ ही पुरानी और नई चुनौतियां भी हैं, जैसे कर विवाद निपटाने की जरूरत है, शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना है, और वैश्विक अनिश्चितताएं भी हैं, जैसे अमेरिका का टैक्स डील से हटना। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और भारत के भविष्य का मार्ग तय करेंगी। बीपीएससी की तैयारी करने वालों को इन इंटरकनेक्शंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत जिस तेजी से डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अपना रहा है, क्या हमारी नीतियां और हमारी ज़मीनी हकीकत वाकई ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि इसका फ़ायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, खासकर ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद समुदायों तक? क्या ये लाभ समान रूप से पहुंचेगा, या फिर ये एक और डिजिटल खाई, एक और डिजिटल डिवाइड को और गहरा करेगा? इस पर सोचने की ज़रूरत है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट्स पर आधारित जनवरी 2025 की कुछ प्रमुख झलकियों का हमारा विश्लेषण था। उम्मीद है ये आपकी बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगा। हम जल्द ही अन्य महीनों के संकलन भी लेकर आएंगे। श्रुतिपीडिया से जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जय हिंद।